हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे EMRS की टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में। सो फर्स्टली वी हैव अ फर्स्ट चैप्टर दैट इज टीचिंग नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जेक्टिव्स एंड द बेसिक रिक्वायरमेंट। जो इस चैप्टर के बारे में हम क्या करेंगे, जो कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग वो क्या है, उसकी थियोरटिकल और प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क क्या रहेंगे, उसका क्या सिस्टमैटिक एंड प्रोफेशनल प्रोसेस रहेगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। So let's start with the concept and the nature. Defining what teaching is, ये बताना टीचिंग क्या है, its core characteristics, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, टीचिंग क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एंड हाउ इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट लाइक इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग एंड इंडोक्ट्रेशन। देन वी हैव एन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आपके डिफरेंट डिफरेंट जो भी थिंकर्स हैं उनके अकॉर्डिंग क्या क्या ऑब्जेक्टिव रहेंगे, हम क्यों पढ़ाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। देन वी हैव अ लेवल। लेवल में हमारे कितने लेवल ऑफ टीचिंग है, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। Then we have a basic requirements, identifying the essential components and the professional skills necessary for effective teaching to the occur. Then we have to start with the topic first, that is concept of teaching. टीचिंग एक आपकी जो मल्टी फंक्शन प्रोसेस है, उसमें आप क्या इन्वॉल्व करते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को इन्वॉल्व करते हैं। Traditionally, teaching was often viewed in the simple act of imparting instruction to the learner in the classroom situations. पास्ट में क्या होता था, टीचिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराना होता था। आप उसमें फीडबैक नहीं लेते थे स्टूडेंट से, ना ही आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू को जानने की कोशिश करते थे। पर जो फिलहाल की जो टीचिंग है वो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज ओरिएंटेड नहीं, उसमें आपको क्या करना पड़ता है, स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट भी करना पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपना ज्ञान उनको नहीं देना, साथ में जो उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू है उन सबको भी समझना होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, टीचर और स्टूडेंट के बीच में प्रॉपर इंटरेक्शन होना चाहिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, तभी कोई टीचिंग इफेक्टिव और एफिशिएंट हो सकती है। The modern concept, however, define teaching as a far more active and the complex process. जो पास्ट की प्रोसेस थी उसके अकॉर्डिंग टीचिंग में सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को ड्राइव करना था, बट अब की जो टीचिंग है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इट इज़ अंडरस्टूड एज द एक्ट ऑफ कैसविंग द पीपल टू लर्न एंड एक्वायर डिजायर नॉलेज स्किल्स एंड द सोशल वैल्यूज़। आपको इसमें लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करानी है, स्किल्स प्रोवाइड करानी है और सोशल वैल्यू भी प्रोवाइड करनी है। टीचर में इसमें टीचिंग में हम मानते हैं कि जो टीचर है एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स लेके आता है, उसकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, उसका बोलने का तरीका है, वे ऑफ टॉकिंग है, चीज़ों को समझाने का तरीका है, ये सब चीज़ें एक स्टूडेंट को इन्फ्लुएंस करती हैं और उसके जो गोल को अचीव करने में हेल्प करती है। टीचर एक स्टूडेंट के गोल को सेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो वी कैन से जो मॉडर्न टीचिंग है वो लर्नर सेंटर्ड है, ना ही टीचर सेंटर्ड। दैट मीन टीचर सेंटर्ड का मतलब होता है टीचर सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है। लर्नर सेंटर्ड का मतलब जो इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करा रहा है वो स्टूडेंट्स उस चीज़ों को भी समझ रहे हैं। Then we have a definition of teaching. We have a definition of teaching according to the different authors. Firstly, we have a H.C. Morgan. H.C. Morgan ने क्या बोला था? An intimate contact between a more mature personality and the less mature one, which is designed to further the education of other. एक जो ज़्यादा मेच्योर पर्सनालिटी है और एक कम मेच्योर पर्सनालिटी है, जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, दैट इज़ टीचिंग। ज़्यादा मेच्योर पर्सनालिटी दैट मीन टीचर और कम मेच्योर पर्सनालिटी मीन स्टूडेंट। दैन वी हैव ए जोन बार्बर। इसके अकॉर्डिंग क्या है, अरेंजमेंट एंड द मैनिपुलेशन ऑफ अ सिचुएशन इन विच देर वॉज अ गैप एंड ऑब्स्ट्रक्शन विच एन इंडिविजुअल विल सीक टू ओवरकम एंड फ्रॉम विच द टीचर विल लर्न टू कोर्स ऑफ डूइंग सो। दैन वी हैव अ डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑथर्स। तो आप इन सब डेफिनेशंस को प्रॉपर पढ़ लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं कि ये डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग दी गई थी। तो हमारे पास है B.O. स्मिथ की अकॉर्डिंग डेफिनेशन, दैट डिफाइन टीचिंग एज सिस्टम ऑफ एक्शन इंटेंडेड टू प्रोड्यूस लर्निंग। एक ऐसा सिस्टम ऑफ इंट्रैक्शन या एक्शन जो उसका क्या मेन मोटो है, लर्निंग प्रोवाइड कराना। Then we have an analgesies. Analgesies के अकॉर्डिंग क्या है, a form of interpersonal influence aimed at changing the behavior potentially of another person. किसी दूसरे पर्सन के बिहेवियर को चेंज करना भी टीचिंग कहलाता है। अब ये जो डेफिनेशंस हैं उनके जो डिफरेंट ऑथर्स हैं उन सब के अकॉर्डिंग है और उसमें बताया गया है कोर डेफिनेशन क्या थी और उस डेफिनेशन में की कॉन्सेप्ट क्या था और कौन कौन से ईयर में किस किस ने क्या क्या डेफिनेशन दी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो ये वाला है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकें, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है ये डेफिनेशन B.O. स्मिथ ने दी थी और कब दी थी।
ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे आपको एग्ज़ाम में जो भी अपने नोट्स प्रिपेयर करोगे उसमें आपकी हेल्प रहेगी. Then we have a conceptual structure of teaching is more fabulous debated as a bipolar process and tripolar process. And bipolar process इसे किसने propound की थी? जॉन एडम ने propound की थी. और ट्राइपोलर प्रोसेस जॉन डवाई ने propound की थी. ठीक है, जो बायपोलर प्रोसेस है उसमें आपकी दो चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. पोल्स, इट होल्ड दैट एजुकेशन इज अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग ओनली टू पोल्स, टीचर एंड द स्टूडेंट. इसने बोला सिर्फ दो पोल्स होते हैं, एक टीचर होता है, एक स्टूडेंट होता है. टीचर पढ़ाता है एंड स्टूडेंट नॉलेज को गेन करते हैं. Process, the interaction is a direct where one personality act upon the another to modify their development. एक पर्सनालिटी दूसरे की पर्सनालिटी को मॉडिफाई करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एफर्ट्स करती हैं. दैट इज बाईपोलर प्रोसेस. देन वी हैव ट्राइपोलर प्रोसेस. ट्राइपोलर प्रोसेस जॉन डिवाई ने दी थी. इसमें क्या बोलते हैं? डिवाई आर्ग्यू दैट द बाईपोलर मॉडल वाज इनकम्प्लीट बिकॉज एजुकेशन इज अ फंडामेंटली अ सोशल प्रोसेस. क्योंकि जो एजुकेशन है वो एक सोशल प्रोसेस है. टीचर और स्टूडेंट तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बट साथ में जो सोशल इन्वायरमेंट है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी स्टूडेंट की को नॉलेज प्रोवाइड कराने में. In the tripolar process in this model, the teacher and the student do not interact in a vacuum. Their interaction is a purposeful and shaped by the content and the social context. इसमें क्या बोलता है? जो टीचर और स्टूडेंट है एक वैक्यूम में इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो एक सोसाइटी में इंटरेक्ट कर रहे हैं. तो सोसाइटी का इम्पैक्ट भी उनके एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा पड़ता है. सो वी कैन से इन द रियल लाइफ एजुकेशन इज़ अ ट्राइपोलर प्रोसेस, नॉट बाइपोलर प्रोसेस. अब डिफरेंट डिफरेंट कंपैरिजन बता रखा है. कंपैरिजन ऑफ द बाइपोलर प्रोसेस एंड द ट्राइपोलर प्रोसेस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशनलिस्ट. ठीक है, बाइपोलर प्रोसेस जॉन एडम ने दी थी, ट्राइपोलर जॉन डिवाई ने दी थी. बाइपोलर में दो पर्सन थे, टीचर एंड स्टूडेंट. ट्राइपोलर में टीचर, स्टूडेंट एंड द सोशल इन्वायरमेंट. ठीक है, बाइपोलर में बोला था टीचर स्टूडेंट के बिहेवियर को मॉडिफाई करता है और एक पर्टिकुलर वैक्यूम में रह के मॉडिफाई करता है. बट ट्राइपोलर प्रोसेस क्या बोलती है? रियलिटी में एक वैक्यूम में इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो सोसाइटी में इंटरेक्ट कर रहे हो. सोसाइटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी स्टूडेंट को इन्फ्लुएंस करने में, उसके साथ इंटरेक्ट करने में. क्योंकि आप जब भी कोई भी गोल अचीव करना चाहते हैं तो जो गोल है वो सोसाइटी के रिगार्डिंग होता है. तो अगर आप उस गोल को अचीव करना चाहते हैं एज अ स्टूडेंट तो आपको सोसाइटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके गोल अचीविंग प्रोसेस में. देन वी हैव ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग. टीचिंग क्या है? फर्स्ट एक सोशल प्रोसेस है, अभी हमने पढ़ा. ये क्या है? ट्राइपोलर प्रोसेस है. जो भी एजुकेशन गेन करते हैं, ज़रूरी नहीं सिर्फ और सिर्फ आप स्कूल से गेन करते हैं, अपने टीचर से गेन करते हैं. आप अपनी फैमिली से, अपने पीयर ग्रुप से, अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड सर्कल से, इन सब से भी बहुत सारी नई नई चीज़ों को सीखते हैं. जिस सोसाइटी में आप रहते हैं वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपको एजुकेट करने में. As a professional activity, teaching is a distinct process, not just for as a job. It is defined by the characteristics of profession, including a systematic body base, एक particular body based होता है, extensive training and certification, a formal period of education and licensure, a common code of ethics, जिसमें आपने fairness, transparency and integrity को show करना होता है. Professional autonomy होती है. You are self dependent to take according to your requirement. Commitment and service and growth, a dedication to the continue learning and improve one practices. Then we have a teaching as both art as in science. Teaching as in science का मतलब क्या होता है? ये कुछ एविडेंस पे बेस्ड होती है. जो आपके डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिस्ट उन्होंने बताया है टीचिंग बाईपोलर है, ट्राईपोलर है, तो किस पे बेस्ड है? वो किस एविडेंस पे बेस्ड है और कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड होती हैं. हर एक चीज़ का एक कोज होता है और उसका इफेक्ट होता है. सो वी कैन से टीचिंग एज अ साइंस. पर टीचिंग एज एन आर्ट का मतलब क्या होता है? रियल लाइफ में उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसी है. इट इज़ एन आर्ट बिकॉज इट्स इफेक्टिव एप्लीकेशन रिक्वायर क्रिएटिविटी, इंट्यूशंस एंड improvisation. It involved the artistry and the way teacher connect with the student and adapt to the dynamic, unpredictable nature of human classroom. टीचर स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, उसका जो इन्वायरमेंट है वो बहुत अनप्रडिक्टेबल होता है, जिसमें अपने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता है और सोसाइटी में उनको उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करता है. तो टीचिंग एज ए साइंस एंड टीचिंग एज आर्ट, इसमें आपको डिफरेंशिएट कर रखा है. Then we have a teaching as a planned and the goal oriented process. जो टीचिंग
टीचिंग है वो क्या आती है आपकी, गोल ओरिएंटेड है। आपके स्टूडेंट्स, आपका कुछ गोल है जो आपको अचीव करनी है टुवर्ड्स योर स्टूडेंट्स, आप चाहते हैं आपके स्टूडेंट्स इन पर्टिकुलर गोल्स को अचीव करें, तो उसके लिए टीचर को अपने गोल सेट करने पड़ते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। जो भी टीचर की गोल है वो स्मार्ट होनी चाहिए। एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रिलेवेंट एंड टी फॉर टाइम बाउंडेड। जो इसका मतलब जो आपकी गोल स्पेसिफिक होने चाहिए, मेज़र किए जाने होने चाहिए, ईजिली अचीवेबल होनी चाहिए, रिलेवेंट होनी चाहिए और पर्टिकुलर टाइम में अचीव हो जानी चाहिए। ठीक है। दैन वी हैव अ माइक्रो टॉपिक दैट इज टीचिंग वर्सेस इंस्ट्रक्शन। टीचिंग का मतलब होता है कि आप कुछ पढ़ा रहे हैं और जो इंस्ट्रक्शन है वो पार्ट ऑफ टीचिंग है। ठीक है। इंस्ट्रक्शन में आप बाउंडेड नहीं होते हैं, पर टीचिंग में आप बाउंडेड होते हैं कुछ सिखाने के लिए। इंस्ट्रक्शन में सिर्फ आपने बता दिया, इट्स डिपेंड अपॉन द पर्सन टू पर्सन, उसने समझा या नहीं समझा। बट टीचिंग में वो रियल लाइफ में उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन है उसको भी ऑब्जर्व किया जाता है। दैन वी हैव टीचिंग वर्सेस लर्निंग। टीचिंग का मतलब क्या होता है, आपने सिर्फ पढ़ा दिया, वो वन साइडेड होती है। लर्निंग आपकी टू साइडेड होती है कि सामने वाले स्टूडेंट्स ने आपकी टीचिंग से क्या सीखा, दैट इज लर्निंग। डिफरेंट डेफिनेशन क्या, द एक्ट ऑफ इम्पार्टिंग स्किल और द स्किल फैसिलिटेटिंग एक्विजिशन, दैट इज टीचिंग। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, जो आप एक्वायर करें, दैट इज लर्निंग। ठीक है। ये जो आपके डिफरेंस आप इनको एक बार गो थ्रू कर लीजिए, टीचिंग और लर्निंग में डिफरेंस क्या है। दैन वी हैव ट्रेनिंग वर्सेस इंडोक्ट्रेशन। ट्रेनिंग आपका जो नैरो modalitarily focus on shaping conduct and teaching specific skills, and indoctrination the modality aimed at instill a fixed set of belief। इसमें आपके जो सेट ऑफ बिलीफ है वो फिक्स्ड होते हैं। इंडोक्ट्रेशन में आपकी कोई भी फ्रीडम नहीं होती, बट ट्रेनिंग में आपके पास फ्रीडम होती है बट बहुत कम होती है। इंडोक्ट्रेशन में आपके जो भी बिलीफ हैं, जो भी कस्टम्स हैं, जो भी रूल्स हैं, वो फिक्स कर दिए गए हैं, रिजिड है, उसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं लेके आ सकते। बट ट्रेनिंग में आपके पास फ्रीडम है, बट एट अ सम कॉन्टेक्स्ट। अब डिफरेंस है ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन, इंडोक्ट्रेशन एंड द टीचिंग, इसे गो थ्रू कर लीजिए। देन वी हैव ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, फर्स्टली जो टीचिंग है वो क्या होनी चाहिए आपकी, लॉन्ग टाइम के लिए होनी चाहिए। जो आपके जो बिहेवियर में चेंज है वो लंबे टाइम पीरियड के लिए आना चाहिए। उससे कुछ ना कुछ आपके मॉडिफिकेशन द बिहेवियर होना चाहिए, आपके बिहेवियर में कुछ भी मॉडिफिकेशन होना चाहिए। जो भी आपकी जो टीचिंग गोल्स है वो स्मार्ट होने चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड द टाइम बाउंडेड। उसके बाद आता है ब्लूम टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। ब्लूम ने हमारे 3 ऑब्जेक्टिव दिए, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन में उसमें इंटेलेक्चुअल स्किल्स के बारे में बात की है, थिंकिंग के बारे में बात करी। अफेक्टिव में अफेक्शन, दैट मीन्स फीलिंग, एटीट्यूड एंड वैल्यूज़ के बारे में बात की है, दीज आर रिलेटेड टू योर फीलिंग्स। एंड साइकोमोटर डोमेन्स में आप फिजिकल और मैनुअल स्किल्स के बारे में आप बात करते हैं। इनसे आप एक बार गो थ्रू कर लिए, बहुत सिंपल सा है इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया है कि आप इससे एक बार गो थ्रू पे पढ़ोगे ना तो भी बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। तो आप प्लीज़ इससे एक बार गो थ्रू करें, बहुत अच्छा कंटेंट है। आप जितने अच्छे से इसको पढ़ोगे उतने अच्छे से एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकोगे। इवन ये आपकी जो बीएड की जो फर्स्ट ईयर है उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, तो आप इसमें से अपने नोट्स बना सकते हैं। दैन वी हैव अ लेवल इन द फेजेस ऑफ टीचिंग। कितने लेवल हैं, कितने फेज़ हैं टीचिंग के। ठीक है। फर्स्टली वी हैव मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल किसने दिया था, हर्बर्ट ने दिया था। इसमें रोट लर्निंग पे ज़्यादा फोकस किया गया है, मतलब चीज़ों को समझना नहीं है, सिर्फ रटना है। आपको जितने टाइम तक आप उसको समझ के अपने दिमाग में रख सकते हो उतने टाइम तक रखना है। ये सिर्फ और सिर्फ टीचर सेंटर्ड है, सिर्फ टीचर बोलता रहेगा, आपको सिर्फ चीज़ों को याद रखना है। दैन वी हैव अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल में एच सी मॉरिन ने दिया था। मेमोरी लेवल
किसने दिया था? हमारा हर्बर्ट ने। अंडरस्टैंडिंग लेवल एच.सी. मॉरन ने दिया था। इसमें आप क्या करते हो? थॉटफुल टीचिंग, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हो, एक्सप्लोर करते हो, प्रेजेंट करते हो, एसिमिलेट करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो और फिर उसके बाद रिक्रिएट करते हो। तो इसका मतलब क्या हुई? थॉटफुल टीचिंग हुई, आप चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो। दैन वी हैव रिफ्लेक्टिव टीचिंग। रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या है? ये आपकी अपर देन द थॉटफुल लेवल है। इसमें आप क्या करते हो? इसमें लर्नर सेंटर्ड हो, प्रॉब्लम सेंटर्ड है, चीज़ों को समझते हो और अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हो। इसका मेन गोल क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना, इंडिपेंडेंट रीजनिंग को डेवलप करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को अडॉप्ट करना और नई नई चीज़ों को फाइंड आउट करने की एबिलिटी को फाइंड आउट करना। हम पढ़ सकते हैं, हमने 3 टाइप की थिंकिंग पढ़ी है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड द रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल हर्टबर्ट, अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरन एंड रिफ्लेक्टिव लेवल हंट। ठीक है, मेमोरी लेवल में आपने क्या पढ़ा था? रोट लर्निंग को, अंडरस्टैंडिंग लेवल में चीज़ों को समझना, रिफ्लेक्टिव लेवल में क्रिटिकल थिंकिंग को सॉल्व करना, चीज़ों को एनालाइज करके, इवैल्यूएट करके और फिर क्रिएट करना। अब डिफरेंस है आपका मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। हर्टबर्ट, मॉरिसन एंड हंट, किस किसने दिया था? सबका ऑब्जेक्टिव बता दो। मेमोरी लेवल का रोट लर्निंग का, अंडरस्टैंडिंग लेवल को चीज़ों को समझने का, रिफ्लेक्टिव लेवल को क्रिटिकल थिंकिंग को एनालाइज करने का। ठीक है, फिर कॉग्निटिव लेवल क्या है? मेमोरी लेवल में आप याद रखते हो चीज़ों को और अंडरस्टैंडिंग लेवल में आप क्या करते हो? अंडरस्टैंड करते हो, अप्लाई करते हो, एनालाइज करते हो और रिफ्लेक्टिव लेवल में इवैल्यूएट और क्रिएट करते हो। मेमोरी लेवल में टीचर का सबसे ज़्यादा रोल रहेगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल में कम रहता है और रिफ्लेक्टिव लेवल में सबसे कम रहता है। मेमोरी लेवल में स्टूडेंट का लेवल रोल बहुत कम होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल में थोड़ा सा रोल होता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है और रिफ्लेक्टिव लेवल में मेन पार्टिसिपेशन ही स्टूडेंट का होता है। फिर आता है हमारा फेजेस ऑफ टीचिंग। फेजेस ऑफ टीचिंग में आपके कितने फेजेस हैं? हमारे पास 3 फेजेस हैं, प्री एक्टिव, पोस्ट एक्टिव एंड इंटरैक्टिव फेजेस। प्री एक्टिव फेज का मतलब क्या होता है? दिस इज काम प्लानिंग स्टेज, इट इन्वॉल्व ऑल द टीच एक्टिविटीज़ द टीचर परफॉर्म बिफोर एंटरिंग द क्लास। जब भी वो क्लास में एंटर करता है उससे पहले जो जो चीज़ों को परफॉर्म करता है, दैट इज़ प्री एक्टिव फेज। फर्स्ट, फॉर्मुलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, कि उसको क्या पढ़ाना है स्टूडेंट को। फिर उसके बाद कंटेंट के रिगार्डिंग डिसीजन लेना कि कौन सा कंटेंट डिलीवर करना है। टीचिंग स्ट्रेटजी उसकी क्या रहेगी? लेसन प्लान को प्रिपेयर करना और जो भी टूल्स को यूज़ करने वाला है उन सबको एवेलुएट करना। दैन वी हैव इंटरेक्टिव फेज। अब आपने पहले तो एनालाइज कर लिया आपको क्या करना है, अब आप क्लासरूम में एंटर कर चुकी हो, अब आप स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन करोगे। फर्स्ट वी हैव अ परसेप्शन, साइजिंग ऑफ द क्लास, द टीचर इनिशियली परसेप्शन ऑफ द क्लास साइज, मूड्स एंड हु इज़ अटेंटिव और नॉट अटेंटिव। दैट मीन आपको परसेप्शन बनानी है। आप क्लास में एंटर करते हो, उसके बाद आप देखते हो कि क्लास का साइज़ क्या है, कितने स्टूडेंट इंटरेक्टिव है, कितने नॉन इंटरेक्टिव है। जो नॉन इंटरेक्टिव है कैसे उनको इंटरेक्टिव फेज में लेके आ सकते हो। दैन वी हैव डायग्नोसिस, डायगोनाइज करना लोगों के प्रीवियस इंटरेस्ट को, एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट को और उसके अकॉर्डिंग अपने लेसन को स्टार्ट करना। दैन वी हैव एन एक्शन एंड द रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन का मतलब क्या होता है? जब भी आप अपने चैप्टर को प्रेजेंट कर रहे हो तो स्टूडेंट कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं या नहीं पूछ रहे हैं, वो आपकी जो भी टीचिंग एड का यूज़ कर रहे हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। दैन वी हैव पोस्ट एक्टिव फेज। पोस्ट एक्टिव फेज का मतलब होता है अब आपने लेक्चर को डिलीवर कर दिया है, अब उसके बाद क्या करना है? फर्स्ट इवैल्यूएशन करना है। इवैल्यूएशन के लिए आप क्या करोगे? टेस्ट ले सकते हो, क्विज़ ले सकते हो या फिर रेंडमली किसी को भी खड़ा करके क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो। फीडबैक, स्टूडेंट से फीडबैक लेना कि उनको आपने जो भी लेक्चर डिलीवर किया है वो उनको कितना पसंद आया या कोई भी किसी भी टाइप का वो चेंज चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं। दैन वी वे रीटीचिंग। रीटीचिंग का मतलब क्या होता है? जब आपको पता लगा कि स्टूडेंट को कुछ समझ नहीं आ रहा तो नेक्स्ट डे आप नई स्ट्रेटेजी के साथ आओगे, मॉडिफिकेशन स्ट्रेटेजी के साथ आओगे और अपने लेक्चर को डिलीवर करोगे। वही आपका प्री एक्टिव, इंटरेक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव फेज। तो इन सब फेजेस के बारे में, इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया है। दैन वी बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ टीचिंग। क्या क्या रिक्वायरमेंट है टीचिंग की? एज वी नो सबसे मेन चीज़ है टीचिंग में 2, एक स्टूडेंट होना चाहिए, एक टीचर होना चाहिए। टीचर
इंडिपेंडेंट है, स्टूडेंट डिपेंडेंट है। टीचर चीज़ों को समझाएगा। टीचर क्या है, हाई अथॉरिटी है बिकॉज ही हैव अ नॉलेज। स्टूडेंट क्या है, वो लो अथॉरिटी है क्योंकि उसको सीखना है। टीचर के पास एक चार्मिंग पर्सनालिटी होती है, इन्फ्लुएंसिंग पावर होती है, लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, मोटिवेटिंग स्किल्स होती हैं, ताकि वो स्टूडेंट को इन्फ्लुएंस कर सके, ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सके। स्टूडेंट क्या होना है, स्टूडेंट काम होना चाहिए, वो स्टूडेंट ऐसा होना चाहिए जो सीखना चाहता है। जो भी टीचर पढ़ा रहा है स्टूडेंट उसको ईजिली अडॉप्ट कर सके, ग्रैप कर सके, ताकि वो अपने बिहेवियर में चेंज लेके आए बिकॉज ऑफ टीचिंग। जो एक गुड टीचिंग है वो एक गुड लर्निंग साबित होती है। दैट मीन जो आपने पढ़ा है उस स्टूडेंट को बहुत अच्छे से समझ में आया है। सो वी कैन सी ना, टीचिंग में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ टीचर एंड द स्टूडेंट। ठीक है, टीचर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड स्टूडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, ये आपके टीचिंग के बारे में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस।